हरिओम हरिओम। आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है, तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा? दादा, क्या ये लोग साड़ी पहनते हैं? आपके समाज ने अगर स्त्री को अधिकार दिए होते ना, तो ये हमें नहीं करना पड़ता। नौटंकी कहीं का बड़ा आया है समाज सुधारक। 4 पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोगों को ना अपने मान सम्मान की पड़ी है, ना भारतीय संस्कृति की। नहीं सरकार, आप जैसा समझ रहे हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे नाटक का पूरे भारतवर्ष में सम्मान होता है, और हो भी क्यों ना। ये नाटक स्वयं गणपत राव जी का है। गणपत राव कौन है ये? क्या आपने गणपत राव जी का नाम नहीं सुना? गणपत राव जी इस नाटक के निर्देशक हैं, नायक हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं। इस नाटक का उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सफलतापूर्वक मंचन किया है। आप भाग्यशाली हैं, यहाँ के लोग भाग्यशाली हैं, जो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शिरडी को चुना। क्या अभिनेता है वो, क्या गला है उनका। आहा, जैसे स्वयं सरस्वती का वास हो। कथा कहीं का। तेरा गणपत राव अपनी जगह होगा 30 मार खां, लेकिन शिरडी का अटल सत्य यह है कि मैं हूं शिरडी का राजा कुलकर्णी सरकार। मेरे अनुमति के बिना शिरडी में मच्छर भी नहीं आ सकता। और तुम लोग पूरी नाटक मंडली लेकर घुसना चाहते हो। क्या पता सचमुच में तुम लोग कलाकार हो या डाकू लुटेरे। कलाकार। चुप! जाकर कहना अपने गणपत राव से आकर मुझसे मिले। उससे मिलने के पश्चात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लोग शिरडी में नाटक कर सकते हो या नहीं। चल जा अंता। बड़ी प्रशंसा कर रहा था उस गणपत राव की। ऐसी क्या विशेषता है उसमें, तनिक मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं। हरिओम। लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो गई है साईं। मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है। घर में सब परेशान हैं कि पूरा साल कैसे कटेगा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि।
तुम भी मेरे साथ गाओ ना चंपा। हाँ साई। ये है कुलकर्णी सरकार का घर। कुलकर्णी सरकार मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। जाओ उन्हें सूचित कर दो, गणपत राव अपना परिचय देने के लिए आ गए हैं। तुम्हें अंदर बुला रहे हैं कुलकर्णी सरकार। और गणपत, एक बात समझाना चाहता हूं, बचपन के दोस्त की हैसियत से अंदर थोड़ा शांत रहना। कुलकर्णी सरकार शिरडी के सबसे रसूखदार इंसान है, गुस्सा इनकी नाक पर रहता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से बात करना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? समझता हूं, पर यह भी समझता हूं कि गणपत राव कलाकार है और कलाकार सिर्फ कला की खाता है, चापलूसी की नहीं। गणपत, समझा करो, ये इस गांव के मुखिया हैं। मैं चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि उनका अपमान मत करना। थोड़ा आदर से, थोड़ा सम्मान से बात करना। अगर कुलकर्णी सरकार खुश हो गए तो हम यहाँ शिरडी में रहकर बहुत कमा सकते हैं। क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? और वैसे भी इस गांव में मनोरंजन का कोई दूसरा साधन तो है नहीं। सरकार, आज्ञा हो तो अंदर आऊं? अवश्य अवश्य, आइए आइए।
गणपत राव। साई, आपके साथ गाकर सच में मेरा मन हल्का हो गया। मजा आ गया साई। हाँ साई, बहुत अच्छा लगा। आओ केशव। अरे केशव, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। यहाँ आकर देखा तो लगा कि ये सही माहौल है सवाल पूछने का। पूछो केशव। साईं, पिताजी जैसे लोग इतने रूढ़िवादी क्यों हैं? एक तरफ वो संगीत को इतना पूज्य मानते हैं और दूसरी ही तरफ अपने जैसे दूसरे साधक का तिरस्कार करते हैं। क्यों उन जैसी विचारधारा वाले लोग नाटक मंडली को सम्मान नहीं देते? क्या संगीत या कोई भी कला हो, उसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना गलत है क्या? तो तू है गणपत राव। और सुबह वो विदूषक कह रहा था कि तुम्हें गांव में नौटंकी तमाशा ऐसा कुछ करना है। हरिओम। जी, करना है। सुना तो मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ है, पर अब आपकी बातों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है। वरना आपकी बातों में ऐसा तंज, ऐसी तलखी न होती एक कलाकार और उसकी कला को लेकर। हरिओम हरिओम। आजकल चोर भी कहते हैं चोरी करना एक कला है, तो क्या चोर कलाकार बन जाएगा? भीम पलासी के स्वर तो सच्चे लगा रहे थे आप, बहुत खूब। पर आश्चर्य की बात है कि एक कलाकार होकर भी आपको कला की पहचान नहीं, कला की इज्जत नहीं। हरिओम हरिओम। चलो, अब मेरे सामने बैठ ही गए हो तो कुछ गा के सुनाओ। गाओ, लेकिन सुनो वैसा ही गाना जैसे तुम्हारे विदूषक ने कहा था, वरना पत्थर मार के शिरडी के बाहर निकाल दूंगा तुम्हारी नाटक मंडली को। कला तो सिर्फ कला है केशव, और हमें कला और कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। रही बात कला के प्रदर्शन की, तो ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। कला ने लोगों को भगवान से जोड़ने, उनके करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराणों की कथाओं, उनकी कहानियों को नाटकों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, उन्हें संदेश देते रहे हैं। नाट्य को भी हमारे यहाँ एक शास्त्र माना गया है। अगर हम कला का सही प्रयोग करें तो लोगों को संदेश दे सकते हैं, सामाजिक संदेश, उन्हें जागरूक कर सकते हैं।
किसानों की और बारिश से पीड़ित लोगों की मदद करने की एक योजना सूझी है मुझे। बताऊं? बताओ। संगीत का हम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये हम सब ने अभी अभी महसूस किया। अली और भीमा जो अपने परेशानी से तनाव में थे, उनका तनाव दूर हो गया। भले ही समस्या वही की वही रही, लेकिन तनाव तो चला गया ना। तो फिर क्यों ना हम अपने शिरडी गांव में भजन संध्या का आयोजन करें? भजन संध्या में लोग संगीत सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे और उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि वो लोग स्वेच्छा से बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करें, उनके लिए दान करें। अगर हम लोग घर घर जाकर मदद मांगेंगे तो वो लोग और अधिक दान देंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन गाना कौन गाएगा? साई, और कौन? साई की आवाज सुनकर बड़े से बड़े कंजूस का दिल पिघल जाएगा और वो दिल खोलकर दान देगा। वैसे हमारी चंपा भी तो बहुत अच्छा गाती है। तुम भी भजन गाओगी ना चंपा? हाँ साई। तो फिर ये तय रहा। बहुत जल्दी हम अपने गांव में भजन संध्या का आयोजन करेंगे। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी। हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फूलों का इंतजाम कर लूंगी। अगर संकट के समय हम सब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें तो ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल ना किया जा सके। और ऐसा करने से संकट के समय में कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि एकता में शक्ति है। गणपत राव के लिए उसका गीत, उसका संगीत साधना है, भगवान की पूजा है। और भगवान की पूजा मंदिर में की जाती है, भगवान के सामने। रंगमंच ही गणपत राव का मंदिर है और उसके दर्शक उसके भगवान। गणपत राव को अपनी कला साबित करने की कोई जरूरत नहीं। गणपत राव की कला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने आप को बहुत बड़ा संगीत का पुजारी समझता है तू? नहीं, तू वो भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भजन गा के पैसे कमाता है। और उस भिखारी को लगता है कि मेरी कला को देख के लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। दया दिखाकर तरस खा के तुम्हें लोग पैसे देते हैं, पैसे। तुम मुझे कहां ले आए? यहां चाहे कलाकार का सम्मान नहीं किया जाता। अरे लोग तो घर आए अतिथि को, अनजान आदमी को भी सम्मान देते हैं, पर यहां मुझ जैसे महान कलाकार का अपमान किया जा रहा है। कौन है यह आदमी? क्या समझता है अपने आप को? अगर ये मुखिया हैं तो हम भी गणपत राव हैं। अब यहां एक क्षण भी रुकना गणपत राव के शान के खिलाफ है। क्षमा चाहता हूं सरकार। मैं
राव मेरा अपमान करके यहां से अपने पैरों पे चला कैसे गया, छोड़ूंगा नहीं उसे। हरिओम। आज तक मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। बिना मान लिए कोई अपमान कर ही नहीं सकता। क्या कहा आपने? आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिना जाने बिना समझे आप कैसे किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं? आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं कलाकार हूं, कलाकार। शिरडी में आया हूं अपनी मंडली लेकर खेल खेलने। उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसके सामने गा के दिखाऊं। परीक्षा ले रहा था वो मेरी, गणपत राव की परीक्षा। गणपत राव घर घर जाके अपनी कला की नुमाइश नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हर कलाकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ये फैसला ले सके कि उसे अपनी कला का प्रदर्शन कहां करना है और कहां नहीं। सही कहा आपने। कला के विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें भी एक चीज सीखने की जरूरत है। कला, संगीत, ये तो ईश्वर का रूप है और ईश्वर हर जगह होता है। पशु, पक्षी, इंसान, जल, थल, गगन, कण कण में ईश्वर है। और अगर हम उसे मंदिर से बाहर देखने का प्रयास नहीं करते तो ये तो हमारी ही कमी है ना। सही कहा आपने। लेकिन वो होता कौन है मेरा अपमान करने वाला? मुखिया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसके मन में आए वो बोले ना। ये लो। छी, ये गंदा कपड़ा मुझे क्यों दिया? क्या आप भी मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या तुमने गौर किया, जैसे ही मैंने कपड़ा तुम्हारी ओर उछाला तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया, जमीन पर फेंक दिया उसे। क्यों? क्योंकि वो गंदा था। बस ऐसे ही अगर कोई तुमसे बुरे शब्द बोले, कड़वे वचन कहे, तो तुम उसे स्वीकार मत करो, उसे अपने पास मत रखो, जाने दो। दोबारा यहां आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? तुम्हारे गणपत राव ने जो किया है उसके उपरांत मैं तुम्हें शिरडी में रहने की, यहां नाटक करने की अनुमति दूंगा। ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारा यह भ्रम है, भ्रम। आप शक्तिशाली हैं सरकार, और क्षमा से बड़ी शक्ति कोई नहीं। उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये कलाकार होते ही ऐसे तुनक मिजाज हैं। अपनी कहानी, अपने नाटक के अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता। दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती उनमें। आप कौन हैं, आपकी शख्सियत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। आपका रुतबा, आपका ओहदा, ये मैं जानता हूं। बंबई, नासिक, पुणे, जब भी हमारा नाटक होता है इन नगरों में, तो अंग्रेज अधिकारी आते हैं और आपके बारे में अवश्य चर्चा होती है। और सच कहूं सरकार, आपका नाम सुनकर ही हमने शिरडी को चुना है। जब तक वो तुम्हारा गणपत राव मेरे चरणों में गिरकर मुझसे क्षमा नहीं मांगता, तब तक मैं तुम्हें नाटक करने की अनुमति नहीं दूंगा। गणपत तो माफी मांगेगा नहीं, और शिरडी में रहकर नाटक खेलना हमारे लिए बहुत भारी मुनाफे का सौदा है। सरकार छोड़िए ना गणपत को। वो तो मूर्ख है, परंतु आप तो बुद्धिमान हैं। उसे नफा नुकसान की समझ नहीं है, परंतु आपको तो है। अब देखिए,
शिरडी में पहली बार नाटक खेला जाएगा तो सभी लोग देखने भी आएंगे, और सब आएंगे तो उतनी कमाई भी होगी, और जितनी कमाई होगी उतना ही लगान आपके पास आएगा। वैसे आप स्वयं ही समझदार हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। वैसे भी इन्हें शिरडी से भगाकर मुझे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, तो फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं मैं? केवल तुम्हारे कारण शिरडी में तुम्हें नाटक का खेल करने की अनुमति दूंगा, परंतु उस गणपत राव को अपने कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और दंड ये है कि नाटक का खेल आरंभ होने से पहले सरकारी जमीन का किराया और मनोरंजन कर दोनों का अग्रिम भुगतान तुम्हें करना होगा। जी सरकार, बिल्कुल। बताइए कितना करना है? ₹500। 500 रुपए? सरकार, अभी तक कहीं भी किसी भी गांव में कर क्रिया मिलाकर हमने 100 रुपए से ज्यादा नहीं दिए। अच्छा, और आज से पहले ऐसी अशिष्टता किसी ने मुझसे नहीं की थी जैसे तुम्हारे गणपत राव ने की है। हरिओम। मैंने अपनी शर्त तुम्हारे सामने रख दी है बल्लाळ पंत। अब तुम्हें सुनिश्चित करना है, तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम शिरडी में नाटक का खेल करना चाहते हो या नहीं। आज कुलकर्णी सरकार की बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है, अपने दिल में जगह दे दी है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैंने आपसे कुछ पूछा जो मुझे इतना भाषण दे रहे हैं? आप फकीरों का अच्छा है, बस भाषण देते रहो, खुद तो कुछ नहीं करेंगे। आप जैसे मांग के खाने वालों की आदत है लोगों की खरी खोटी सुनने की, पर मैं कलाकार हूं और कलाकार को मान चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। अरे कलाकार खाना भी खाता है या मान सम्मान से ही पेट भर लेगा? जो बाद में होना है वो अभी हो जाएगा। क्या हुआ? आओ बताता हूं। वो जो तुम कांड करके आए हो ना कुलकर्णी सरकार के घर, उसके बाद हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। वो मौके का फायदा उठा रहा है, बोल रहा है कि 500 रुपए लाओ तभी नाटक करने दूंगा शिरडी में। अब तुम बताओ 500 रुपए कहां से लाए हम? अब तो बहुत खुश हो गए ना तुम। ऐसा कैसा कर सकता है वो? कर सकते नहीं, कर दिया है। अब हम यहाँ शिरडी में रहकर नाटक नहीं कर पाएंगे। यहाँ इतनी कमाई नहीं होगी जितना उस कुलकर्णी सरकार के हिस्से में चला जाएगा। अब हमें कोई दूसरा ही गांव ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यही तो चाहता है कि हम गांव छोड़ के चले जाए ना। मैं उसका ये ख्वाब पूरा कभी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम अभी शिरडी में ही नाटक करेंगे और यहाँ पर कमाएंगे भी। अरे करोगे तब ना जब 500 रुपए कुलकर्णी सरकार को दोगे। हमने तो अपने सारे पैसे नाटक के कपड़े, सामान और कलाकारों में खर्च कर दिए। अब 500 रुपए कहां से लाएंगे हम? पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम उसके मुंह पे मार के आना। कैसे? कौन देगा तुम्हें 500 रुपए उधार? बलाल पंत, तुम्हें बाबा साहेब केलकर याद है? अरे वो नीम गांव वाले। हाँ? उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मुझे कभी भी उनकी मदद की जरूरत हो तो उनसे बेझिझक मांगो। बस हो गया इंतजाम। अब मेरी भी जिद है कि मैं शिरडी में नाटक करके ही रहूंगा। हाँ हाँ, लेकिन लौटाओगे कैसे?
अरे बलाल पंत, शायद तुम भूल रहे हो इस उलझन में कि ये गणपत राव का नाटक है। शिरडी में अगर इतने लोग ना हो तो क्या हुआ, आसपास के लोग भीड़ लगा के आएंगे मेरा नाटक देखने। तुम बस एक काम करना, चिप्पी का दाम 1 रुपए रख देना, एक चिप्पी 1 रुपए के लिए, फिर देखना हम कितना कमाएंगे। गणपत थोड़ा अकल से काम लो। 1 रुपया शहर में नहीं देते लोग, इस छोटे से गांव में कैसे देंगे? देंगे, जरूर देंगे। ये कोई नौटंकी या तमाशा नहीं है, ये गणपत राव का नाटक है। ऐसा मौका लोगों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। लोग आएंगे, उधार लेंगे, पर जरूर आएंगे। देखना तुम। पूरे 500 है सरकार, मैंने गिन लिए हैं। अब तो अनुमति है ना सरकार? ऐसे नाम क्या बताया तुम्हारे नाटक का? आइए आइए आइए, शिरडी में पहली बार राजा नल और रानी दमयंती की कहानी देखिए। आइए और देखिए ऐसे दृश्य जो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए एक शूरवीर राजा और गुणवान रानी की कहानी देखिए। आइए आइए, जिम्मेदारी मेरी, अगर पसंद ना आए तो 4 जूते मेरे मुंह पे लगा के जाइए। आइए आइए। चंपा चल, इससे पहले कि सारी चिप्पे खत्म हो जाए हम चिप्पे खरीद लेते हैं। हाँ सुन ना, अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम सारे दोस्तों के लिए इकट्ठे चिप्पे खरीद लेते हैं। हाँ ये बढ़िया रहेगा। आइए 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 और देखिए पूरे परिवार के साथ इस सदी के सबसे महान गायक, महान अभिनेता श्री गणपत राव जी का हुनर। जीवन में कुछ मौके बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो समझदार लोग उन्हें नहीं गवाते। तो आइए और देखिए हमारी नई प्रस्तुति, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी, जिसके कलाकार हैं महान अभिनेता श्री गणपत राव जी। ए भांड, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर किसी को महान कहने की, किसी को महान गायक बताने की? भाग जा जहां से, नहीं तो बहुत पिटेगा तू। सुनो, ये चिप्पी को संभाल कर रखना। इसे जब प्रवेश द्वार पर दिखाओगे ना, तभी तुमको अंदर जाने को मिलेगा। यहाँ तो इतना सन्नाटा है, चल कर देखते हैं। हाँ भाई साहब, हमें 7 चिप्पी दीजिए, जल्दी दीजिए ना। और हाँ, बचे हुए पैसे वापस दीजिएगा, गणित जानती हूँ मैं। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? आना दो आना में नाटक देखने चले हो। एक चिप्पी का मूल्य 1 रुपया है। कितना? 1 रुपया। बोलो चिप्पी चाहिए तो दाम 7 रुपया। इतने पैसे तो नहीं है। नहीं है तो इसे उठाओ और चले जाओ। चल चंपा, एक बार हाथी और चींटी लुका छिपी खेल रहे थे तो चींटी मंदिर में जाके छुप गई, फिर भी हाथी ने उसे ढूंढ लिया। बोलो कैसे? अरे कोई तो बोलो ना। तुम ही बता दो परी। वैसे भी तुम्हारी जितनी दूर सोचने की शक्ति हमारे पास नहीं है। मुझे पता था, जाने दो, तुम लोग नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि
चींटी अपनी चप्पल मंदिर के बाहर रख के गई थी ना। लक्ष्मी, चंपा, तुम लोग इतने शांत क्यों हो? हंसो। कोई परेशानी तो नहीं है ना जिप्री? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हमारा बहुत मन था कि हम नाटक देखने जाए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि नाटक देखने के लिए चिप्पी का मूल्य उन्होंने 1 रुपया रखा है। हम तो 1.5 रुपए लेकर वहां पहुंच गए थे सबकी चिप्पी लेने। 1 रुपया? एक चिप्पी की कीमत? अरे उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? शिरडी में किसके पास इतना फालतू पैसा नाटक देखने के लिए? ऐसे तो कोई भी नाटक देखने नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुननी है ना? मैं सुना दूंगा किसी दिन। ठीक है साई, वैसे आज हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि तुम एक काम में हमारी मदद करो। बोलो ना। हमने ये दिए और मटके बनाए हैं, क्या तुम इनकी जांच करके हमें बता सकते हो कि कौन सा पक्का है और कौन सा कच्चा? अरे भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और पेटी और तानपुरा लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। पंडित जी सारा सब सारा जल्दी जल्दी करो, चलिए। शाबाश, करते रहो। सभी तैयार हो जाओ, बाबा साहेब केलकर आ गए। सुधारिए बाबा साहेब, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। ये सब आप ही की वजह से संभव हुआ है। बाबा साहेब, जब आपने मुझे पैसे दिए उसी समय मैंने फैसला कर लिया था कि इस नाटक के शुभ आरंभ की पूजा आप ही करेंगे। आइए अपने शुभ हाथों से पूजा शुरू कीजिए। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? शिरडी में कोई काम शुरू करने जा रहे हो तो तुम्हें शुरुआती पूजा मुझसे नहीं, साई के हाथों करवानी चाहिए। क्या तुमने साई को आमंत्रित किया है? कौन साई? तुम साई को नहीं जानते? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं उनके पास। पक्का है? ये भी पक्का है। अरे वाह, सारे के सारे सही निकले। सही कैसे नहीं निकलते? तुम लोगों ने इतनी मेहनत से जो बनाए हैं। साई, कितना आसान होता है कच्चे और पक्के बर्तन में फर्क करना। इसी तरह अगर हम लोगों की भी जांच परख कर पाते तो कितना अच्छा होता। छिपरी, आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों को उनके सर पर मारकर जांच किया जाता तो पता चल जाता। वैसे इस प्रकार कभी किसी की परख करके देखा नहीं, पर
हो सकता है ऐसे इंसान की भी परख की जा सकती हो। तो चलो आज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी जांच की जाए? अब्दुल या अब्दुल नहीं? तात्या, उद्धव? नहीं, परी नहीं, मल्हारी। सबसे पहले मल्हारी की परख करते हैं। ये थोड़ा कच्चा है। ये भी कच्चा है। थोड़ा थोड़ा पकाइए। बाबा साहब, इस फकीर से मेरी मुलाकात हुई है। यही तो सही है। ये पका हुआ है। और ये भी कच्चा ही है। साई, ये मेरी बारी। ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है। और लक्ष्मी, ये तो पूरा का पूरा कच्चा है। क्या साई, तुम भी ना? अरे बाबा साहेब, आइए आइए। ये पक्का है। बाबा साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे साई के बारे में, लेकिन ये तो बड़ा ही विचित्र आदमी है। ये भी पक्के हैं। ये तो कच्चा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? समझते क्या अपने आप को? इस गांव के मुट्ठी भर लोग तुम्हें जानते होंगे, लेकिन भारतवर्ष के हर राजा हर रानी मुझे जानते हैं। तुम होते कौन हो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने वाले? मुझसे माफी मांगने की जगह तुम हंस रहे हो। गाना आता नहीं है तो गा क्यों रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा दादा रियाज कर रहे हैं? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो दादा को? आई, गाना आता नहीं है इसलिए तो सीख रहा था मामा जी से। जाने दो च्यों, जाने दो, डांटो मत उसे। कम से कम गोविंदा प्रयास तो कर रहा है। मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि कोई तो है जो मेरे नक्शे कदम पे चलना चाहता है। औरों के भांति नहीं है ये। माँ, शिरडी में एक नाटक मंडली आई है। आज उनका पहला खेल है। वही देखने जा रहा हूं मैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी।
और सुना है कि उनका नाटक बहुत अव्वल दर्जे का है और गणपत राव भी एक मंजे हुए कलाकार हैं। आता हूं। बाबा साहब, आपकी बातों से लग रहा था कि साई कोई संत महात्मा है, और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये कोई कुम्हार है। शिरडी के लोग बहुत ही विचित्र हैं। उधर गांव के मुखिया का तो दिमाग खराब है, और यहाँ की जनता एक कुम्हार की पूजा कर रही है। गणपत राव, सोच समझ कर बोला करिए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या अपने से बड़े लोगों से ऐसे बात की जाती है? अरे नम्र बनो। तुमसे बड़े बड़े लोगों की मदद की है साई ने। हो सकता है किसी न किसी दिन तुम्हें भी साई की शरण में आना पड़े। साई, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बाबा साहेब, कोई बात नहीं। और बल्कि मैं तो ये सोचकर खुश हूं कि इतने दिनों बाद ही सही, और आप आए तो दोबारा शिरडी। कहिए, कैसे आना हुआ? साई, शिरडी में आज से जो नाटक का मंचन होने जा रहा है, उसका सब पैसा मैंने ही दिया है। वैसे भी मेरी कला में दिलचस्पी है। सोचा कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और कला की सेवा भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है, और जो काम आप करते आ रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। आज के समय में लोग कहते हैं कि हर जगह गरीबी है, भुखमरी है, और ऐसे में कला और मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं। पर सच तो ये है कि कला वो है जो मन को तृप्त करती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप जैसे लोग इसे समझते हैं। साई, हौसला तो आप हमेशा देते रहे हैं, पर मेरी आज आपसे एक विनती है। आप मेरे साथ चलें और उस स्थान को कृतार्थ करें। मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है। मेरी इच्छा है कि आपके हाथों ही संपन्न हो। मुझे संतुष्टि होगी अगर मेरे प्रयास सफल हुआ तो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई सब लोग तैयार हो जाओ, खेल का समय हो रहा है, दर्शक आने वाले होंगे, जल्दी चलो चलो। साईं, आप भी नाटक देखने आए हैं क्या? अरे ये मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया? साई, आप भी नाटक देखिए ना। देखूंगा, जब सही समय आएगा तो जरूर देखूंगा। साई, मैं आपका आशय तो नहीं समझा, किंतु इतना दूर समझ गया कि आप जो कुछ बोलते हैं तो कुछ न कुछ कारण होता है। जैसी आपकी मर्जी। गणपतराव, मैं भी आज खेल नहीं देख पाऊंगा। मुझे आज जरूरी काम है, मुझे जल्दी से जल्दी नीम गांव पहुंचना है। ठीक है बाबा साहब। जिप्री, क्या तुम लोग भी नाटक नहीं देखोगे? नहीं केशव, नाटक देखने के लिए चिप्पे का मूल्य 1 रुपया रखा है और हम में से किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है। पर हाँ, तुम नाटक ध्यान से देखना, हम तुम्हारी राह देखेंगे। लौटकर बताना हमें नाटक कैसा था। चलते हैं, चलो। मेरा गदरा कहाँ गया? बाल लाने गया था। ठीक है, आओ साड़ी पहनाने में मेरी मदद करो। ये भैया साड़ी पहन रहे हैं। बत्ती से क्या दिखा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। तुम लोग जाते हो या? हाँ तो साहिबान कदरदान, हो जाइए सावधान, क्योंकि शुरू होने जा रहा है हमारा नाटक महान। वही हुआ जिसका डर था। गणपत राव ने चिप्पी का दाम इतना बढ़ा दिया है कि लोग ही नहीं आए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 500 तो दूर 50 रुपए भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह गणपत राव को चिप्पी का दाम कम कराने के लिए राजी करवाना ही होगा।
तो जानते हो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? रानी ने देखा कि उनके आगे 5 राजा नल खड़े हैं, लेकिन हमारी रानी भी कम थोड़ी ना थी। उन्होंने पहचान लिया कि बाकी के 4 रूप बदल कर आए हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव थे। लेकिन हमारी रानी को यह अब तक नहीं पता था कि उसमें से असली राजा नल कौन है। तो उन्होंने क्या किया? और उसके बाद राजा युद्ध पर निकल गए। और इस तरीके से राजा की कहानी समाप्त होती है। वाह केशव, तुम तो बहुत अच्छे कथावाचक हो। तुम्हारी इस छिपी हुई प्रतिभा से मैं अनभिज्ञ था। बहुत अच्छा। तुम्हें याद है साईं, एक बार नवरात्रि में तुमने कहा था कि गांव में कोई तो ऐसी औरत होगी जिसे संस्कृत आती होगी। और फिर रुक्मणी वैनी आई थी मेरे घर पाठ करने। सब उन्हें सुनकर कितने प्रभावित हो गए थे। आखिर केशव है तो उन्हीं का बेटा। ऐसे कहानी सुनाने की कला तो इसे विरासत में मिली होगी। सच में दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे हैं। केशव के मुंह से कहानी सुनकर ऐसे नहीं लगा कि हम नाटक नहीं देख रहे हैं। आप लोग बिना नाटक देखे ही कहानी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होता तो मजा ही आ जाता। मैं खुद देखकर अभिभूत हूं। लंदन में मैंने कई सारे नाटक देखे हैं, लेकिन अगर इस नाटक की मैं उनसे तुलना भी करता हूं तो भी मैं यही कहूंगा कि गणपत राव जी बहुत प्रतिभावान हैं। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा उनसे मिलने के लिए, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें खुद बधाई देने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि चिप्पी का दाम इतना ज्यादा मत रखो, कोई नहीं आएगा। वही हुआ। यहां 20 रुपए भी जमा नहीं हुए। शिरडी में आना ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। तुम्हारा नाटक लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। तुम और तुम्हारा नाटक दोनों असफल रहे हैं। अद्भुत नाटक था आपका। देखो, अभी हम लोग व्यस्त हैं, तुम बाद में आना। तुम्हें नाटक पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इससे पहले तुमने कभी नाटक देखा है? हाँ, मैंने लंदन में कई सारे नाटक देखे हैं, लेकिन वहां का मंच बहुत बड़ा होता है और साज सज्जा की सामग्री भी बहुत होती है। लेकिन उस सब के बावजूद आपने इतने छोटे से तंबू में जो कर दिखाया है वो भी लाजवाब है। आपकी अदायगी बेमिसाल है और उस पर आपका ये सुरीला कंठ, वाह वाह। इसने तो 4 चांद लगा दिए। मैंने अब तक जितने भी नाटक देखे हैं उसमें आपका ये खेल सर्वोत्तम था। सुना, इसके लिए मैं काम करता हूं, कला की प्रशंसा के लिए। प्रशंसा से पेट भर जाएगा क्या? हम सबको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। बलालपन, तुम नहीं समझ रहे। यही प्रशंसा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलेगी। हाँ, आज कम लोग आए, पर यही लोग नाटक की प्रशंसा करेंगे और कल और भी लोग आएंगे। लाल पंत, तुम चिंता मत करो।
हरिओम। ख्याली पुलाव पका रहे हो गणपतराव? पहले ही दिन नाटक देखने की उत्सुकता नहीं हुई लोगों को, तो बाद में कौन आएगा तुम्हारा नाटक देखने? हरिओम हरिओम। ये तो होना ही था। ओए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए? सुनने में आया है 2-4 लोग ही आए थे तुम्हारा नाटक देखने, और तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, राजा महाराजा देखने आते हैं तुम्हारा नाटक। आज पता चला तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारी कला का। आज तो तेरा अहंकार खंडित हो गया गणपतराव। बहुत हुआ पिताजी। आप किसी कलाकार का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। केशव, आएंगे, लोग जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरा पहला दर्शक ही आपका बेटा है। श्रीमान कुलकर्णी, मुझे तो आप पर तरस आ रहा है। आप मुझ जैसे कलाकारों की निंदा कर रहे थे, मुझे कला बेचने वाला भिखारी कह रहे थे, पर जानते हैं, हीरे की परख जौहरे को होती है, और वो परख आपके बेटे में। वो ना सिर्फ मेरा नाटक देखने आया, पर अब मेरा प्रशंसक भी बन गया है। मेरी आवाज और मेरे हुनर का दीवाना हो गया है। आपके आने से पहले ही वो मुझे बता रहा था कि लंदन में भी उसने ऐसा नाटक नहीं देखा। अरे इसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी अच्छे घराने का एक संस्कारी खानदानी लड़का होगा, जिसके माता पिता ने इसे कला की, कलाकारों की कद्र करना सिखाया, उन्हें सम्मान देना सिखाया है, ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं। पर मैं तो भूल ही गया था, कला की परख रखने वाला ऐसा कमल कीचड़ में ही खिल सकता है। गणपतराव, ये मत भूल तू कुलकर्णी सरकार से बात कर रहा है। गणपत, गणपत, होश में तो हो, क्या बोले जा रहे हो? थोड़ा चुप हो जाओ। चुप नहीं रहने वाला मैं। इन्होंने मुझे अपने घर बुला के मेरा अपमान किया। आज मेरी बारी है। और वैसे भी मैंने इन्हें आना ही बुलाया, तो मेहमान का अपमान करने का पाप मुझे नहीं लगेगा। और इनका लिहाज क्यों करूं मैं? और इस सरकारी जमीन का मुंह मांगा किराया दिया है मैंने, तो मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। श्रीमान कुलकर्णी, आप मुझे कह रहे थे ना कि मैं अपनी कला बेचता हूं। कला की कमाई के खाने वाले को ही कलाकार कहते हैं, पर यह आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे लोग कला को कैद में रखना जानते हैं। कला को बेचना आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं।
क्योंकि आप जैसे लोग अपने ईमान को बेचकर खाते हैं। गणपत अति कर रहे हो। अति तो इन्होंने की। कर किराए के नाम पर अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं हमसे। हम अनगिनत गांव में गए, अनगिनत शहर में गए, कभी किसी ने हमसे इतने पैसे नहीं लिए। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं किया। तुम ही मुझे कह रहे थे ना कि ये सूद पर पैसा देते हैं। अंग्रेज अधिकारियों की चापलूसी करते हैं। दलाल ये है, नीचा मुझे कहते हैं। गणपतराव, अपनी औकात मत बोल। मेरी औकात पूछ रहे हैं ना, वो भी पता चल जाएगी आपको जब आपकी प्रजा मेरी कला से मोहित हो जाएंगे। श्रीमान कुलकर्णी, मैं आपको वचन देता हूं, शिरडी का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा मेरे बारे में ही बात करेगा। ये मेरा दावा है। हरिओम हरिओम। तेरी हड्डियां नहीं, तेरा ये जो अहंकार है ना, उसे मैं चूर चूर करना चाहता हूं गणपतराव। इसलिए तो नाटक कर, नाटक कर। मैं भी दावा करता हूं, अभिमान के मद में चूर ये तेरा मस्तिष्क है ना, उसे मैं अपने पैरों में देखना चाहता हूं। और ये मैं करके दिखाऊंगा गणपतराव, तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। हरिओम। गणपत, गणपत, गणपत मेरे साथ आओ। गणपत आओ इधर। बड़ा नाचता ना खुद पर, क्या संवाद बोलता है। मंडी वाले बोलते हैं क्या कपड़े धोता है, एक पल में सब धो डाला। दिखता नहीं है तुझे? ये पानी भरने की जगह है, कपड़े धोने की नहीं। तो कपड़े धोने की जगह कौन सी है? भगवान ने अक्ल नहीं दी तुम्हें। अगर तुम यहाँ कपड़े धोगे तो पूरा गंदा पानी कुएं में जाएगा, और कोई पानी भरने के लिए आएगा तो फिसल के गिर जाएगा। तुम कपड़े यहाँ मत धो, किधर भी जाओ। क्या बात है माई, क्यों डांट रही हो इसे? मैं बताता हूँ आपको, ये सारे कपड़े देख रहे हैं ना, ये मुझे धोने। अब हमारे मैदान में ना तो जगह है और ना पानी है, इसलिए मैं यहाँ आ गया और ये वहिनी मुझ पर नाराज हो रही है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? धोऊंगा तो ये मुझ पर नाराज होंगी, नहीं दूंगा तो उधर राव साहब मुझे धो डालेंगे। तुम्हें कपड़े ही धोने हैं ना, तो चलो मेरे साथ चलकर द्वारका माई में धो लेना। आओ। सीखो, कुछ सीखो, अच्छाई भी सीखो। मुश्किल तो सब बन सकते हैं, कभी मदद करना भी सीखो। आइए। उन लोगों को मेरे अभिनय की कोई कदर नहीं। बड़े अरमानों के साथ आया था मैं कि नायक बनूंगा, नायक गोपाल दास, और मेरे साथियों ने मेरे को बना दिया गोपी। गोपी ये कर, गोपी वो कर। आपको पता है जिस जगह नाटक जाता है ना, वहां की गलियों में घूम घूम कर प्रचार करूं मैं। ये इनके गंदे कपड़े धो धो कर साफ करूं मैं। और जब नाटक में भूमिका निभाने का समय आए
तो कौन गोपी? गोपी कौन? आपको पता है, एक बार सुंदरकांड के नाटक में मेरे को बना दिया राक्षसी। वो भी मालूम है कौन सी वाली? वो जो पंक्ति में आखिरी खड़ी होती है ना। इतनी दूर थी कि किसी को नहीं दिखी। और उससे बड़ी घटना सुनिए, उन लोगों ने एक बार मालूम है मुझे क्या भूमिका दी? मंच पर पत्थर बनकर लड़कना था। आपको मालूम है इस वाले नाटक में क्या भूमिका मिली है मुझे? पूछिए पूछिए। क्या भूमिका दी है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है आपको लग रहा हो कि मेरे जैसे महान अभिनेता की क्या दुर्गति कर दी है इन लोगों ने। कोई बात नहीं, अभी तो ये कपड़े धोने की भूमिका निभानी है तुम्हें। धो दो। आ गए मुंह उठा के, मुझे अपमानित करवा के तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई केशव? मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। एक तो नाटक देखने गए, ऊपर से उसकी प्रशंसा करने भी पहुंच गए, जबकि तुम्हें मालूम था कि वो 2 कौड़ी का आदमी मुझे फूटी आंख सुहाता नहीं है। तुम्हारे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा, उसकी उल्टी सीधी बात सुननी पड़ी मुझे। पिताजी, मेरी मंशा ना उसकी खुशामद करने की थी और ना ही आपका विरोध करने की। गणपत राव एक अच्छा कलाकार है, मैंने सिर्फ यही कहा। और ये कोई झूठ तो नहीं है? सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लंदन जाके क्या आए हो? संस्कार भूल गए हो तुम। जाने दीजिए, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, नुकसान या फायदे की बात नहीं है। बात यह है कि उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये नाटक कामयाब बनाकर ही रहूंगा। तब से मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अपना लक्ष्य साधने के लिए प्रवेश शुल्क कम करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि इस गांव में हर कोई हमारा नाटक देखना चाहता है, लेकिन चिप्पी का दाम इतना ज्यादा होने की वजह से चाहकर भी वो देख नहीं पा रहे। उनकी हैसियत से कहीं गुना मूल्य है चिप्पी का। बोलो ना, पीछे मत करो मेरा, चलो जाओ यहाँ से। रानी दमयंती आपके राजा नल का है। हंस क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे नरपति, अपने माथे से वो बिंदी हटाओ। जाओ। एक बात बताओ, तुम लोगों को हमारे नाटक के बारे में इतनी जानकारी कहां से मिली? वो हमारे केशव हुई है ना, उन्होंने ही हमें नाटक के बारे में और कलाकारों के बारे में बताया। वो आपका नाटक देख के आए हैं ना। और क्या क्या बताया उसने? उन्होंने बताया कि रानी दमयंती के सामने एक नहीं बल्कि 5 शाहजहां खड़े थे, सबके सब एक जैसे। और उन्होंने बताया कि पृष्ठभाग में क्या चित्रकारी थी। राजा रानी के पोशाक तो बिल्कुल सच्चे के लग रहे थे। और आपका अभिनय, आपका ज्ञान और संगीत, वाह वाह वाह। संवाद कहने का ढंग बहुत ही अच्छा था। केशव भैया कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो नाटक देख रहे, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद उस जगह पर मौजूद हो। अच्छा, तो मेरी तारीफ हो रही है गांव में, चर्चा बढ़ रही है।
तो लोगों में उत्सुकता भी बढ़ेगी। जैसे केशव ने बताया तो तुम लोगों के मन में भी मेरे नाटक देखने की इच्छा होती होगी। हाँ। तो फिर नाटक देखने क्यों नहीं आते? लेकिन काका, उतने पैसे किसी के पास कहाँ है? अच्छा, तो फिर घर से कितने पैसे ला सकते हो? बाबा से अगर पैसे मांगो तो वो 10 पैसे से अधिक देंगे ही नहीं। हाँ, मेरे बाबा भी इससे अधिक नहीं देंगे मुझे। फिलहाल पंत, बच्चों के लिए हम चिप्पी का दाम कम कर ही सकते हैं, है ना? क्या विचार है तुम्हारा? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा? इतने छोटे बच्चों को कोई अकेला तो भेजेगा नहीं, इनके साथ कोई ना कोई बड़ा तो आएगा ही जरूर। उनका क्या वो अपने लिए 1 रुपया खर्च करके हमारा नाटक देखना पसंद करेंगे? मैं समझ गया हूं मुझे क्या करना है। बलाल पंत, जाओ और पूरे गांव में ऐलान करवा दो कि अब नाटक देखने का शुल्क सिर्फ 10 पैसा है। नाटक कल ही होगा और अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब शिरडी में एक भी इंसान नहीं होगा जो पैसों की मजबूरी के कारण मेरा नाटक ना देख सके। लेकिन 10 पैसे तो बहुत कम है गणपत। इतने कम दाम में तो बरसों निकल जाएंगे पैसा वसूलने में। बलाल पंत, लड़ाई पैसों की नहीं है, कलाकार और कला के सम्मान की है। बलाल पंत, मैं देख रहा हूं कि चिप्पी खरीदने के लिए लोग कतार में घंटों से खड़े हैं और कतार की लंबाई है जो बस बढ़ती ही जा रही है। बलाल मेरे दोस्त, ये नाटक इतिहास रचेगा, इतिहास। सालों तक लोग मेरे नाटक की प्रशंसा करेंगे। कुछ ऐसा करो कि नाटक का खेल होने ही न पाए। लोगों को यहां से जाने के लिए विवश करो। उससे पहले ये पता लगाओ अगला खेल कब है। उसके पश्चात तुम दोनों यह सुनिश्चित करो कि अगला खेल हो ही नहीं। कुछ ऐसा करो कि शिरडी को स्मरण ही न रहे गणपत राव नाम का व्यक्ति यहां नाटक मंडली लेके आया भी था। हरिओम। जी सरकार। जाओ। शुक्रिया साहब, आपकी मदद से सारे कपड़े बड़ी आसानी से धुल गए। अब इनका सूखना बाकी है बस। तुम चाहो तो कपड़ों को यहाँ सुखा भी सकते हो। यहाँ नहीं नहीं साईं, ये कपड़े बड़े महंगे हैं। अगर इनको कुछ हो गया ना तो मेरी तो बच्ची कच्ची नौकरी भी चली जाएगी। माफ कीजिएगा साईं, मैं इन कपड़ों को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकता। लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए। वापस जाते ही कपड़ों को किसी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देना। ठीक है। और हाँ, रात होने से पहले कपड़ों को उतार कर अंदर जरूर रख लेना, भूलना मत। रात होने से पहले? ठीक है, उतार लूंगा। शुक्रिया।
अंता जी, ये क्या लेकर जा रहा है? लगता है नाटक के कपड़े धो के लेके जा रहा है। अंता जी, क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? फिर तो सरकार से इनाम जरूर मिलेगा। अंता जी। अंता जी, हमारी तो किस्मत अच्छी है, नाटक वाले सूखे हुए कपड़े को अंदर लेकर जाना भूल गए। जब कपड़े ही नहीं होंगे तो नाटक कैसे करेंगे? शाबाश। जब कपड़े ही नहीं रहेंगे तो वो लोग नाटक कहां से करेंगे? बहुत दिनों के बाद अंता पंता तुम लोगों ने अकल का काम किया है। हरिओम। उन लोगों को नए कपड़े बनवाने के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसे कैसे कपड़े गायब हो गए? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा राव साहब। मैं तो सारे कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले थे, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती के कारण अब हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बचे हैं। अब एक जोड़ी में रोजाना खेल खेलना जानते हो कितना मुश्किल होगा? वो राव साहब, मैंने दोनों जोड़ी कपड़े धो दिए। क्या तुमने दोनों जोड़ी धो दिए? किसने कहा था तुम्हें दोनों जोड़ी धोने के लिए? मूर्ख इंसान! माफ कर दी। माफ कर, नहीं गणपत, नहीं। माफी मांगने से कपड़े वापस आ जाएंगे क्या? क्या हुआ काका? आप भैया को क्यों डांट रहे हो? ये तो मार खाने लायक है। शांत हो जा। कैसे शांत हो सकता हूँ? एक तो सारे कपड़े से धो दिए, उसके ऊपर रात को उठाना भूल गया और पता नहीं कौन आके सारे कपड़े उठा ले गया। नहीं मुर्खू, साई ने कहा था कि रात होने से पहले सारे कपड़े उतार कर अंदर रख लेना, वो भी भूल गया। अब सब खत्म हो गया। अब ये नाटक नहीं होगा, हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। परेशान मत होइए, कपड़े आ जाएंगे आपके पास। आप बस साई के पास जाइए, जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे आपकी। अगर नाटक के कपड़े खो गए हैं फिर तो नए ही बनाने पड़ेंगे। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, पर आप मुझे वही बता रहे जो मुझे पता है। अगर नए कपड़े बनवाना संभव होता तो मैं अब तक नए कपड़े बनवा नहीं लेता। मेरे पास खुद का दर्जी भी है, रेशम और जरी के कपड़ों का थान भी है, लेकिन नाटक आज शाम को है और इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े एक इंसान से सिलाना मुमकिन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। किसी भी एक इंसान के लिए इतने सारे कपड़े इतने कम समय में बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कई सारे लोग इस काम को करने में मदद करें तो? इतना फालतू समय किसके पास है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद कर दे? आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? प्यार से कहेंगे तो सब मदद करेंगे। आपको नहीं पता, हमारे शिरडी में अगर किसी भी घर में कोई भी समस्या हो तो हम सब मिलके उस समस्या को खत्म कर देते हैं। और आप तो हमारे मेहमान हैं,
अगर साई एक इशारा कर देंगे ना तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। साईं, अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं करती हूँ साई। क्या आप लोग द्वारका माई की साफ सफाई में मेरी मदद करेंगे? मुझे क्षमा कीजिए साईं, ये मेरा काम नहीं है। इतनी बड़ी मुश्किल मेरे सर पे आई और ये मुझे कह रहे हैं कि साफ सफाई करो। गणपत राव जी, आपको लगता होगा कि करता भी आप हैं और कारण भी आप ही हैं। हो सकता है ये मुसीबत आपको किसी हकीकत से रूबरू कराने आई हो। रुको गणपत, कहां जा रहे हो? और तुम तंबू में जाकर करोगे भी क्या? बाबा साहेब साईं को इतना मानते हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए आपके शिविर में चलते हैं। भगवान जाने ये क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। पहले मुझे बोलते हैं साफ सफाई करो, फिर अपना ही काम अधूरा छोड़ के कहते हैं चलो तुम्हारे तंबू चलो। बहुत ही विचित्र है यहाँ के लोग। चलो चल, मेरी शक्ल क्या दिख रहा है? चलो अभी। साई, यहाँ इतने सारे लोग कैसे आए? साईं ने हम सबको यहाँ बुलाया है। आप मदद चाहते थे ना? कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं देखा आपने मेरे साई क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है आप सबने किया है, इसलिए बधाई के पात्र भी आप ही लोग हैं। बिल्कुल, आप सबके सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो पाता। लेकिन साईं, रास्ता तो आप ही ने दिखाया। मैं बहुत खुश हूं। आज के खेल के लिए मेरी तरफ से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप किसी को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं होगी, सब मुफ्त में देखेंगे। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? 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 आप मुझे पैसे क्यों दे र
हमने आपकी मदद किसी उम्मीद से नहीं की। और वैसे भी अब आपने चिप्पी के दाम कम कर दिए, तो हम पैसे देकर भी नाटक देख सकते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करने का फैसला ले लेते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्योंकि साई, तुम्हारे गांव के लोग बहुत ही भले हैं। भटका अभी भी कच्चा है। साई, आप नाटक नहीं देखेंगे? देखूंगा, जब सही समय आएगा तो जरूर देखूंगा। मुझे चिप्पी मिल गई। क्या मजा आएगा ना। वैसे भी हम पहली बार नाटक देखेंगे और केशव ने कितनी तारीफ भी की है। हाँ, वो तो की है। अरे केशव, तुमने तो नाटक देख लिया ना? हाँ, नाटक तो देखा है मैंने, लेकिन दोस्तों के साथ नाटक देखने का मजा ही कुछ और है। हाँ, वैसे दोस्तों के साथ की बात कुछ और ही होती है। वैसे भीमा और अली, तुमने तो कहा था ना कि तुम नाटक नहीं देखोगे। जब 10 पैसे में नाटक देखने को मिल रहा है तो कौन ऐसा है जो ये मौका गंवाना चाहेगा? और नाटक के बाद भजन संध्या में भी तो जाना है। हाँ। बहुत कम चिप्पियां रह गई हैं। अगर अभी नहीं ली तो आज नाटक नहीं देख पाओगे, तो जल्दी ले लो। सुनिए जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, आप मुझे बता सकते हो? मारुति मंदिर से, मैं वही जा रहा हूँ। आइए। दाता ने 2 हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे चोरी चकारी काले धंधे विष के वृक्ष है जान ले बंदे। अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हरि का नाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बोलो बजरंग बली की जय।
प्यारे शिरडी वासियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भजन संध्या उन सभी गांव वालों की मदद करने के लिए आयोजित की गई है जिनका घर परिवार भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपसे जितना संभव हो सके उतना दान कीजिए। ये वो समय है जब हम अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए एकजुट हो, एक साथ आए। साई, आज का खेल दर्शकों से खचाखच भरा था और ये शिरडी वासियों के सहयोग की बदौलत ही संभव हुआ। इसलिए शिरडी वासियों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। राम जी भला करें। रुकिए साई, आज के मेरे इस कामयाबी के पीछे आप ही की मदद है। इसलिए मैं ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए ना, लीजिए साई। जरूरत के वक्त काम आएगा। जरूरत के वक्त काम आएगा। चलता हूं। साईं, आप तो कभी किसी से पैसे नहीं लेते, तो फिर आज क्यों? और वो भी इस राव साहब से। उसका व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था मानो मदद का मूल्य चुका रहा हो। तात्या, हर इंसान का मदद करने का अपना एक अलग तरीका होता है और गणपत राव जी के लिए ये रकम मामूली है, क्योंकि वो अभी नहीं जानते कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। तो आज है, कल नहीं है। और कई बार जिस चीज का हम तुच्छ समझकर तिरस्कार कर देते हैं, वही वस्तु समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर मूल्यवान हो जाती है, अमूल्य हो जाती है वो। अल्लाह मालिक। कल मजा आ गया नाटक देखकर, सच में गणपत राव की मंडली कमाल की है। मेरा तो एक बार देखकर जी नहीं भरा, कल फिर से देखने जाऊंगा।
अंता पंता, अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम दोनों के लिए बढ़िया पकवान बनाया है, खाओगे नहीं उसे? आ जाओ। अरे रुक्मिणी, इन दोनों के लिए जो शीरा बनाया है वो लेके आ जाओ। अरे आ जाओ। तब तो मालसापति जी को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहां रह गए। प्रणाम साई। राम जी भला करें। क्या बात है अब्बा जी? कुछ नहीं साई, हम सब मालसापति जी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं, हमेशा तो समय पर आते हैं, पर आज उन्हें इतनी देर कैसे हो गई? बाबा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आए ही क्यों? क्योंकि बेटा, मंदिर में खंडोबा की पूजा होनी जरूरी है, और मैं तो खंडोबा मंदिर का पुजारी हूं ना बेटा, इसीलिए। अंताजी, कहीं शीरा में जहर तो नहीं? नहीं नहीं, जहर नहीं खिलाऊंगा तुम दोनों को। अरे मेरे सेवक हो तुम दोनों, बरसों से सेवा की है मेरी। वैसे कल से दर्शन नहीं हुए तुम दोनों के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों वो नाटक देखने बैठ गए? ये भी सोचा होगा कि कुलकर्णी सरकार को बताएंगे तो वो चिल्लाएंगे, दंडित करेंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं सरकार, हमने नाटक नहीं देखा। हाँ हाँ सरकार, आपके बिना अनुमति के कैसे देख लेते? क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था, मनोरंजन सबका होना चाहिए। क्या हुआ जो तुम दोनों असफल हो गए? प्रयास तो किया था तुम दोनों ने। हाँ सरकार, हमने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ काम किया था। हाँ। मालसापति जी आ गए। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या बात है मालसापति जी, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ अब्बा जी, कल से काफी तेज बुखार है, और इसीलिए मैं कल भजन संध्या में भी नहीं आ सका। आज सुबह स्नान करने के बाद तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अब ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं है। मालसापति जी, फिर आपको घर पर आराम करना चाहिए था। वही तो मैं बाबा से कह रहा था, मगर बाबा कह रहे थे कि खंडोबा की पूजा करना जरूरी है, क्योंकि मैं खंडोबा के मंदिर का पुजारी हूँ ना। अब्बा जी, अब घबराइए मत, मैं पूजा शुरू करता हूँ। आइए जी। मालसापति जी, आप ठीक तो है ना?
बाबा बाबा आप ठीक तो है ना? एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं लाता हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।